जय हिंद साथियों, राज क्लास में आप सबका स्वागत है। तो साथियों, इस वीडियोस में हम बात करें हैं बिहार बोर्ड कक्षा 10th के लिए जो इस बार एग्जाम होने वाला है 2022 के लिए। साथियों, यह वीडियोस आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसमें हम बात करेंगे सोशल साइंस का एक यहाँ पे टॉपिक आता है ज्योग्राफी, जिसको हम लोग भूगोल कहते हैं। तो मेरे दोस्त, इसमें हम भूगोल के 25 से 26 प्रश्न के बारे में साथियों बात करेंगे। वो लघुतरीय प्रश्न के बारे में बात करेंगे, जिसमें से मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपके बोर्ड एग्जाम के जो आपके आएंगे, बिहार बोर्ड के एग्जाम जो होंगे, ये 25 क्वेश्चन में से आपके बीच के ही जो प्रश्न आएंगे, भूगोल में 4-5 आते हैं, वही प्रश्न ये 25 के बीच में ही आएंगे। तो आप लोग इस सभी प्रश्न को आराम से रट लीजिए, कोई टेंशन नहीं, आपको इसी में से आने वाला साथियों 100% गारंटी के साथ है। तो मेरे दोस्त, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन मेरे दोस्त सबसे पहले आपको मिलता रहेगा। तो चलिए हम यहाँ पे फर्स्ट है क्वेश्चन नंबर, संसाधन को परिभाषित करें, यानी संसाधन किससे कहते हैं। तो यहाँ पे समझिएगा मेरे दोस्त कि उपयोग में आने वाली सभी वस्तुएं, जितना हम लोग वस्तु का उपयोग करते हैं, वह सब क्या कहलाता है, तो संसाधन कहलाते हैं। संसाधन भौतिक एवं जैविक दोनों हो सकते हैं। जो संसाधन है वह भौतिक भी होते हैं और जैविक भी होते हैं। कह रहा है आगे, भूमि, मृदा, जल, खनिज जैसे भौतिक पदार्थ मानवीय आकांक्षाओं की पूर्ति में सहायक होकर संसाधन बन जाते हैं। यानी ये मानवीय आवश्यकताओं में उपयोगी होकर क्या बन जाते हैं, तो एक सहायक जो होते हैं वो सहायक के रूप में बनकर एक संसाधन का रूप ले लेते हैं, संसाधन बन जाते हैं। तो ये दूसरी ओर वनस्पति, वन्य जीव, जलीय जीव आदि मानवीय जीवन का सुखद बनाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, समुच्चय कृषि से आप क्या समझते हैं, चाहे समुच्चय कृषि किससे कहती है। तो कह रहा है, पर जब पर्वतीय क्षेत्र या ढलानों पर, यानी पर्वतीय क्षेत्र हो यानी ढलानों पर, जैसे उत्तराखंड हो गया, पर वृत्ताकार जोतकर कृषि कार्य किया जाता है, यानी उसको वृत्त के आकार को जोड़ा जाता है, यानी सर्कल, इस तरह से गोलाकार के उसको हम लोग जोत लेते हैं, तो इससे आकृति को समुच्चय कृषि की तरह प्रतीत होता है, यानी प्रतीत होती है। ये जो आकृति होती है वो समुच्चय रेखा की तरह प्रतीत होती है। इस प्रकार की कृषि पद्धति से खेतों का पोषणीय तत्व जल द्वारा नहीं बहते हैं। इस प्रकार की जो कृषि के जो उपजाऊ होता है वह जल के द्वारा उसमें से नहीं बह पाते हैं मेरे दोस्त। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारे पास है कि जल संकट क्या है, यानी जल संकट से आप क्या समझते हैं या जल संकट क्या है। इसका आंसर हो जाएगा, उद्देश्य जनित जल की अनुपलब्धता जल संकट कहलाता है। यानी जितना हमें जल की आवश्यकता होती है उतना जल अगर जो उपलब्ध नहीं हो पाता है तो उसी को हम लोग जल संकट कहते हैं। स्वीडन के एक विशेष फाल्कन मार्क के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन 1000 घन लीटर जल की आवश्यकता होती है, यानी यहाँ पे एक एवरेज निकाला गया है। इसके कम जल उपलब्धता जल संकट कहलाता है। अगला प्रश्न है, चिपको आंदोलन क्या है या चिपको आंदोलन से आप क्या समझते हैं। इस तरह के प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे मेरे दोस्त। तो चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाला पर्वतीय जिले में, यानी टिहरी गढ़वाला में एक पर्वतीय जिले, सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में अनपढ़ जनजातियों द्वारा 1972 ईस्वी में एक यह आंदोलन प्रारंभ हुआ, यानी शुरू किया गया। इस आंदोलन में स्थानीय लोग ठेकेदार को कुल्हाड़ी से हरे भरे पौधे को काटते देखकर उसे बचाने के लिए अपने आगोश में, यानी उसे पेड़ को बचाने के लिए अपने आगोश में पेड़ को घेर कर उसकी रक्षा करते थे। इसी को ही चिपको आंदोलन कहते हैं। अगला प्रश्न है, कोयले के विभिन्न प्रकार को लिखें। तो कोयला के विभिन्न प्रकार यानी 4 प्रकार होते हैं, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, स्पीट। यहाँ पे आपके ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछेंगे कि सबसे अच्छा कोयला कौन सा होता है, तो एंथ्रासाइट सबसे अच्छा यहाँ पे कोयला होता है। अगला प्रश्न है, लौ एसिड के प्रकार के नाम लिखिए, यानी लौ एसिड के कितने प्रकार के, तो सबका नाम लिखिए। तो लौ एसिड के 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है हेमेटाइट, दूसरा मैग्नेटाइट, तीसरा लिमोनाइट, चौथा होता है सिरेराइट होता है। अगला प्रश्न है, खनिज क्या है। तो इसका परिभाषा हो जाएगा, खनिज धात्विक एवं अधात्विक पदार्थों का संयोग है। जो खनिज है वह धात्विक और अधात्विक पदार्थों का जुड़ा हुआ एक संयोग है, जिसमें रासायनिक एवं भौतिक विशिष्टताएं निहित होती है। ये निश्चित रासायनिक संयोजन में विशिष्ट आंतरिक परमाणविक संरचना वाले गुणों से युक्त होते हैं। या खनिज को परिभाषा इस तरह से हम लोग कर सकते हैं कि खान से निकले हुए पदार्थ को क्या कहते हैं हम लोग तो खनिज कहते हैं। अगला प्रश्न है, पेट्रोलियम से किन किन वस्तुओं का निर्माण होता है। जो पेट्रोलियम होता है उससे किन किन वस्तुओं का निर्माण होता है, तो इस निम्नलिखित वस्तुओं का निर्माण होता है। पहला होता है गैसोलीन, डीजल, केरोसिन तेल, स्नेहक जिसको हम लोग ग्रीस कहते हैं, पेट्रोल, कृत्रिम रेशा, कीटनाशु एवं अन्य दवाइयाँ, साबुन, प्लास्टिक इत्यादि, यह सभी का निर्माण पेट्रोलियम के द्वारा होता है। जो अगला हमारे पास 9 नंबर प्रश्न है, वही जो 7 नंबर में आपको हो गया था 6 नंबर में, उसी पर उसको यहाँ पे रिपीट हो गया है, वही सेम है आपका। अगला प्रश्न है 10 नंबर में, सौर ऊर्जा का उत्पादन कैसे होता है। जो सौर ऊर्जा होता है उसका उत्पादन किस तरह से होता है। तो आंसर हो जाएगा, सौर किरणों को फोटोवोल्टाइक सेल
यानी एक फोटोवोल्टाइक सेल होता है, उसमें संचित कर इन किरणों को ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। ये एक फोटोवोल्टाइक सेल होता है जो सौर किरण पर, सूर्य का किरण उस पर पड़ता है तो वह जो है इसमें ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। तो ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है जिससे हीटर, कूलर, पंखा, लाइट, टेलीविजन जैसे उपकरण चलाए जाते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे 11 नंबर, धात्विक एवं अधात्विक खनिज में अंतर स्पष्ट करें। तो हमारे पास फर्स्ट में है धात्विक खनिज, दूसरा है अधात्विक खनिज। यह धात्विक है, सेकंड है अधात्विक खनिज। तो इसमें क्या होगा, इससे गलाने पर धातु की प्राप्ति होती है। इसमें इससे प्रलग्न से धातु की प्राप्ति नहीं की जा सकती है। दूसरा नंबर, इसमें ये कठोर एवं चमक वाले होते, इसमें चमक नहीं होती है। यह है, इन्हें प्रायः आग्नेय चट्टानों से प्राप्त किया जाता है। ये प्रायः परतदार चट्टानों से प्राप्त किए जाते हैं। इसे पीटकर तंतु निकाला जा सकता है और इसमें है, इससे पीटकर तंतु निकाला जा सकते हैं। ये आघातवर्ध होते फलतः चूर-चूर हो जाती है, चूर-चूर हो जाता है यहाँ पे। अगला प्रश्न है 12 नंबर, हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं? जो हरित क्रांति है उससे आप क्या समझते हैं? आंसर हो जाएगा, भारत में अधिक अन्न उत्पादन के लिए उन्नत बीज, रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक, सिंचाई के साधनों को अपनाने पर जोर दिया गया। यानी खरा इसको शॉर्ट भाषा में समझ सकते हैं कि जो भारत में कृषि जब नए पैमाने पर होने लगी तो उसमें उन्नत किस्म के बीज जो ज़्यादा पैदावार करे, रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक, सिंचाई के साधनों को हम लोग अपनाने लगे। ठीक है, इन कारणों से फसलों की उत्पादकता काफ़ी बढ़ गई। जब इस तरह का हम लोग अपनाने लगे तो जो फसलों की उत्पादकता काफ़ी बढ़ गई, आवश्यकता से ज़्यादा होता था। गेहूं जैसे खाद्य पदार्थ उत्पादन में तो गुणात्मक रूप से वृद्धि हुई। यानी जो गेहूं है ऐसा फसल था उस समय, इसमें गुणात्मक रूप 2 गुना 3 गुना सीधे ज़्यादा होता था। इस तरह से होते थे। कृषि के क्षेत्र में यह क्रांति हरित क्रांति के नाम से जानी जाती है। इस तरह की क्रांति को हम लोग कौन सा क्रांति कहते हैं? तो हरित क्रांति के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब अगला प्रश्न है, बिहार के किस भाग में सिंचाई की आवश्यकता है और क्यों? तो जो बिहार के किस भाग में सिंचाई की आवश्यकता है और क्यों है? तो बिहार के कई जिले ऐसे हैं जहां सिंचाई के साधनों के विकास आवश्यकता है, क्योंकि बिना सिंचाई के अच्छी फसल उपज पाना संभव नहीं है। ऐसे जिले में रोहतास, गया, जहानाबाद, नालंदा एवं पटना आते हैं जहां सिंचाई के साधनों का विकास नहीं हुआ है। कुछ स्थान नवादा पर जल का स्तर काफी नीचे है, तो कुछ क्षेत्रों में भूमि पथरीली है। इस क्षेत्रों में वर्षा का भी अभाव रहता है। अगला प्रश्न है, अवरक कहाँ मिलता है? जो अवरक है कहाँ मिलता है, इसका उपयोग क्या होता है? तो बिहार में अवरक झारखंड के सीमावर्ती क्षेत्र में नवादा, जमुई, बांका जिले में पाए जाते हैं। यहाँ का अवरक सर्वोत्कृष्ट मॉस्को व्हाइट किस्म का होता है। अवरक इस तरह का अवरक होता है। इसका अधिकांश उपयोग विद्युत कुचालक होने के कारण विद्युतीय उपकरण के निर्माण में इसका किया जाता है। इसके अलावा वस्त्र निर्माण, रंग रंगोन, गुलाल अबीर, तार पेंटिंग में भी इसका उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है 15 नंबर, बिहार में तापीय विद्युत केंद्र का उल्लेख कीजिए। जो बिहार में तापीय विद्युत केंद्र है उसका आप उल्लेख कीजिए। तो क्या है, बिहार में तापीय विद्युत केंद्र कहलगांव, कांटी एवं बरौनी स्थापित है। इसके अतिरिक्त बाढ़ एवं नवीन नगर तापीय विद्युत परियोजना निर्माणाधीन है। यानी सभी इसका निर्माण नहीं हो गया, निर्माण में चल रहा है। अगला प्रश्न है 16 नंबर, तल चिन्ह एवं स्थानिक ऊंचाई क्या है? तो क्या है इसका आंसर? तल चिन्ह वास्तविक सर्वेक्षण के द्वारा दीवारों, पुलों, खंभों, पत्थरों जैसे अस्थायी वस्तुओं पर समुद्र तल से मापी गई ऊंचाई को प्रदर्शित करने वाले चिन्ह को तल चिन्ह कहा जाता है, जिसको हम इंग्लिश में बेंच मार्क कहते हैं। इसे फीट या मीटर की इकाई में प्रदर्शित किया जाता है। स्थानीय ऊंचाई है, तल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान विशेष की मापी गई ऊंचाई को स्थानिक ऊंचाई यानी स्पॉट हाइट कहा जाता है। इस विधि को बिंदुओं के सारे मानचित्र में स्थानों को ऊंचाई संख्या में लिख दिया जाता है। अगला प्रश्न है, समुच्च रेखा से आप क्या समझते हैं? समुच्च रेखा क्या होता है? समुच्च रेखा उच्चवाच्य प्रदर्शन को सर्वश्रेष्ठ तकनीक मानी जाती है। वस्तुतः समुच्च रेखाएं भूतल पर समुद्र जल तल से एक समान ऊंचाई वाले बिंदुओं स्थानों को मिलकर खींचे जाने वाली काल्पनिक रेखाएं हैं, जिन्हें वास्तविक सर्वेक्षण प्रांत खींची जाती है। प्रत्येक सर्वोच्च रेखा के साथ उसकी ऊंचाई का मान लिखा जाता है। फिर आगे कह रहा है, इन रेखाओं को मानचित्र पर बादामी रंग से दिखाया जाता है। समुच्च रेखा को मानचित्र पर है
बादामी रंग से क्या किया जाता है तो दिखाया जाता है। यह मानचित्र निरूपण का एक मानक विधि है, यानी मानचित्र को प्रदर्शित करने का एक क्या है तो मानक विधि है। अगला प्रश्न है, बिहार में जूट उद्योग पर टिप्पणी लिखिए। जो बिहार में है उसमें हमको जूट उद्योग है उस पर टिप्पणी लिखना है। इसका आंसर हो जाएगा जूट उद्योग बिहार राज्य का प्रमुख उद्योग है। यानी जो जूट उद्योग यानी जिसको हम लोग शॉर्ट भाषा में देहाती भाषा में पटुआ कहा करते हैं, तो पटुआ वही है। तो पटुआ उद्योग है बिहार का प्रमुख एक तरह से क्या था उद्योग है। स्वतंत्रता से पूर्व भारत में 110 जूट कारखाने थे। यानी जिस समय हम लोग भारत स्वतंत्र नहीं हुआ था, हम लोग स्वतंत्र नहीं हुए थे, उस समय भारत में 110 क्या थे जूट कारखाने थे, जिसमें अधिकांश पश्चिम बंगाल एवं बिहार में ही केंद्रित थी। अधिकांश जो जूट का कारखाना था पश्चिम बंगाल और बिहार में क्या था तो केंद्रित था, स्थापित था। बिहार राज्य में जूट के 3 बड़े कारखाने कटिहार, पूर्णिया एवं दरभंगा में हैं, जिसमें कटिहार का जूट कारखाना ही कार्यरत है। यानी जिसमें से कटिहार में जो जूट कारखाना है वही अभी चल रहा है और सब क्या है तो बंद हो चुका है। अगला प्रश्न है, खनिजों के संरक्षण एवं प्रबंधन से आप क्या समझते हैं? तो यानी इसका आंसर हो जाएगा, इस औद्योगिकरण युग में खनिजों का तीव्रतम उपयोग किया जा रहा है। यानी अभी जो है एक टेक्निकल दुनिया से आ चुका है, इसमें खनिजों का तीव्र गति से इसका उपयोग किया जाता है, जिसने विदोहन की समस्या पैदा करती है। जिसमें कुछ समस्या आ चुकी है। खनिज अनवीकरणीय संसाधन है जिसके निर्माण में लाखों वर्ष लगते हैं। यानी खनिज जो है अनवीकरणीय है जिसके निर्माण में लाखों वर्ष लग जाते हैं। अतः इसके भंडारण के सुरक्षित रखने के लिए प्रक्रिया को संरक्षण कहते हैं। इसको हम लोग स्टोर करके कहीं रखते हैं, आराम से खर्च करते हैं, इसी को हम लोग संरक्षण करते हैं यानी बचाव करते हैं। जो सत्ता पोषणीय स्तर को ध्यान में रखकर विवेकपूर्ण उपयोगी की अवधारणा को बढ़ावा देते हैं। संरक्षण के उद्देश्य के निर्माण कार्यक्रम कार्य रूपरेखा प्रबंधन कहलाते हैं। बिना प्रबंधन संरक्षण की अपेक्षा संभव नहीं है। अगला प्रश्न है, परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत क्या है? तो पहले हम लोग परंपरागत ऊर्जा स्रोत को समझेंगे। क्या है परंपरागत? वैसे ऊर्जा स्रोत यानी संसाधन, यानी क्या है यहाँ पे है परंपरागत ऊर्जा स्रोत समाप्य संसाधन होते, अर्थात ये परंपरागत ऊर्जा कुछ दिनों बाद समाप्त हो जाएंगे और पुनः इसका नवीकरण नहीं किया जा सकता है। उसको परंपरागत स्रोत कहते हैं, ऊर्जा का स्रोत कहते हैं। जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, इस तरह का। गैर परंपरागत स्रोत यानी परंपरागत स्रोत यानी ऊर्जा स्रोत समाप्य संसाधन नहीं है, अर्थात इसका पुनः नवीकरण संभव है। यानी इस शॉर्ट भाषा में पढ़ सकते हैं परंपरागत स्रोत का जिसका पुनः निर्माण नहीं किया जा सकता, रिसाइकिल नहीं किया जाता है जल्दी, उसको हम लोग परंपरागत स्रोत कहते हैं। और गैर परंपरागत स्रोत जिसका पुनः नवीकरण पुनः हम लोग उसका उपयोग कर सकते हैं, जैसे पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा इत्यादि है। अगला प्रश्न 22 नंबर है, भारत के किन्हीं 2 रोपण फसलों के नाम लिखिए। तो भारत में के 2 रोपण फसल है, धान, गन्ना और चाय है। अगला प्रश्न है 23 नंबर, कपास के उत्पादन में महाराष्ट्र क्यों प्रसिद्ध है? यानी जो कपास के उत्पादन होता है उसके लिए महाराष्ट्र क्यों प्रसिद्ध है? तो कपास की खेती के लिए काली मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है। यानी कपास के है उसके खेती के लिए काली मिट्टी जो बहुत सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है, इसीलिए इसे काली कपास मिट्टी भी कहते हैं। महाराष्ट्र में काली मिट्टी विस्तृत क्षेत्र में पाई जाती है, जिसके कारण कपास के उत्पादन में महाराष्ट्र प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, पेट्रोलियम का महत्व कोयले से अधिक है क्यों? तो पेट्रोलियम शक्ति के समस्त साधनों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं व्यापक रूप से उपयोग संसाधन है। पेट्रोलियम शक्ति के स्रोत के साथ साथ अनेक उद्योग का कच्चा माल भी है। इसके विभिन्न प्रकार के वस्तुएं जैसे गैसोलीन, डीजल, केरोसिन तेल, स्नेहक इस तरह की जो होती है वो सब क्या होते हैं, प्लास्टिक इत्यादि बनते हैं। इसलिए ही पेट्रोलियम का महत्व क्या है, कोयले से अधिक है। अगला प्रश्न है 25 नंबर। प्रश्न क्या है, उद्योग से प्रदूषण कैसे फैलता है? तो पहला है, उद्योग से निकलने वाले धुएं जैसे गैस, CO और SO2 से वायु प्रदूषण बढ़ता है। उद्योग से निकलने वाले औद्योगिक अवशिष्ट से जल स्रोत, नदियां में तालाब आदि प्रदूषित हो जाते हैं। उद्योग से अवांछित शोर उत्पन्न होता है जिससे ध्वनि प्रदूषण होता भी है। अगला और लास्ट प्रश्न है क्या है, जल संसाधन का उपयोग बताइए। तो पीने में, शौचालय में, नहाने में, भोजन पकाने, घर कपड़े साफ करने में, खेत की सिंचाई में, औद्योगिकरण यानी इस सब के इत्यादि में इसका उपयोग हम लोग करते हैं। तो मेरे दोस्त ये सभी जो 26 प्रश्न हैं आपके बोर्ड एग्जाम के लिए भूगोल सब्जेक्ट का है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। सब एकदम VVI प्रश्न यहाँ पे लिया गया है जो आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ही मदद करेंगे साथियों। इस प्रश्न को आप लोग बारी बारी से आराम से उतार कर याद कर लीजिएगा। आपके बोर्ड एग्जाम के लिए पूरा एकदम मैं बता रहा हूँ ना, एकदम रामबाण है। इतना ही प्रश्न के भीतर से आपके भूगोल के प्रश्न आएंगे मेरे दोस्त। यानी सोशल साइंस में जो एक सब्जेक्ट है, ठीक है मेरे दोस्त। इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के पास भेजिएगा
जो क्लास 10th की प्रिपरेशन कर रही है, क्लास 10th में जाने वाले हो। तो साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।